चलिए, हम कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमने कहा 3 डिडक्शंस अलाउ होते हैं, सिर्फ 3। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर अलाउ होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट 30% ऑफ एनएवी, और इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू बेसिस पर अलाउ हो जाता है। ये सब बातें हमने पढ़ी। एलओपी प्रॉपर्टी अगर है तो उसको तीनों डिडक्शंस अलाउ हैं। एसओपी एनओपी है तो पहले दो नहीं मिलेंगे, म्युनिसिपल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन। एसओपी एनओपी प्रॉपर्टी के कनेक्शन में सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, और वो भी एक लिमिट तक। जनरल लिमिट 30,000, एनहांस्ड लिमिट 2 लाख। और ये इंटरेस्ट का डिडक्शन प्रॉपर्टी वाइज नहीं है, एसएससी वाइज है। ये कल हमने बात की थी। अब बताइए डीएलओपी प्रॉपर्टी के लिए कौन सा प्रोविजन लगेगा? एलओपी वाला ही लगेगा क्या? तो यहां मैं अगर एलओपी भी लिख दूं तो चलेगा? एलओपी डीएलओपी दोनों प्रॉपर्टीज के लिए सेम प्रोविजन लगेगा, और एसओपी एनओपी के लिए सेम प्रोविजन लगेगा। क्लियर है? चलिए, अब कल हमने एक और बात की थी, जॉइंट ओनरशिप वाला पॉइंट समझा था हमने। जॉइंट ओनरशिप में हमने देखा, जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि तीनों ब्रदर्स को हमने उनकी इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तीनों ब्रदर्स को इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ठीक है। तीनों ब्रदर्स के हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा था, जो उन्होंने अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ किया। तो सवाल पैदा होता है, क्या हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस एसएससी अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकता है क्या? और अगर हाँ तो कौन से सेक्शन में ये बात दे रखी है? तो रीजन, चूंकि ये कानून है तो सेक्शन के बगैर तो कोई बात ही नहीं होगी। किसी सेक्शन में लिखा हुआ होना चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस एसएससी अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये बात कौन से सेक्शन में गवर्नमेंट ने लिखी, तो इसको हम समझते हैं। देखिए, मिसक्लेनियस प्रोविजंस दे रखे हैं। मिसक्लेनियस प्रोविजंस में एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 71B। कल जो हमने क्वेश्चन किया था जॉइंट ओनरशिप का, उसमें हमने देखा कि एसएससी ने अपने हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ करवा दिया। उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यूएशन में हम पढ़ रहे हैं। कल जहां एंड किया था उसके आगे पढ़ रहे हैं। सेक्शन 71B क्या बोलता है? हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? क्या इस लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ कराने के लिए, या अभी हमारे करंट ईयर में अदर इनकम है तो क्या अदर इनकम से, करंट ईयर की अदर इनकम से हम इस लॉस को सेट ऑफ करा सकते हैं क्या? इस पॉइंट पर आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है यहां पर, इफ इन एनी ईयर, अगर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में लॉस है, देन सच लॉस शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम ऑफ द एसएससी। ये लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं एसएससी की अदर इनकम से इन द सेम करंट ईयर, सेम ईयर में ही। मतलब इसी साल का लॉस है और एसएससी की सेम ईयर की अदर इनकम है, हम सेट ऑफ कर सकते हैं। बट उसमें गवर्नमेंट ने सेट ऑफ करने के लिए एक लिमिट रखी है, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख मैक्सिमम। अब यहां पर 2 लाख आ रहा है तो, बट इसका इंटरेस्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। ये मत समझना ये 2 लाख इंटरेस्ट वगैरह की वजह से कुछ उसका इफेक्ट आ रहा है, नो। ये 2 लाख इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में लॉस है, एसएससी के पास अदर हेड में इनकम है, तो क्या वो इस हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के लॉस को अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ करवा पाएगा? यस, करवा पाएगा, बट ओनली 2 लाख तक ही मैक्सिमम।
अगर 2 लाख से ज्यादा है ये लॉस तो क्या होगा, 2 लाख जितना तो करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ करवा दो, बाकी का क्या होगा, बाकी के लॉस का जो 2 लाख से ऊपर वाला है उसका क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लो। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहे हैं, अगर लॉस अनएब्जॉर्ब्ड रह जाए, अनएब्जॉर्ब्ड रह जाएगा मतलब क्या, पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो पाए। अनएब्जॉर्ब्ड रह जाए इट मींस पूरी तरह से करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं हो पाया, बच गया, तो उसको हम बोलेंगे अनएब्जॉर्ब्ड रह गया। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जो बच गया उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करने की टाइम लिमिट 8 इयर्स है। 8 साल तक हम हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस साल लॉस हो गया, इस साल करंट ईयर की अदर इनकम से ज्यादा 2 लाख का सेट ऑफ मिलेगा, लॉस इससे भी ज्यादा है 2 लाख से ऊपर, तो 2 लाख से जितना ऊपर है वो नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की इनकम से सेट ऑफ कराएंगे। नेक्स्ट ईयर में जब हम सेट ऑफ कराने जाएंगे तो किससे करवा पाएंगे, क्या नेक्स्ट ईयर की अदर इनकम से भी करवा पाएंगे या नहीं? नहीं। ये लॉस जो नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड करके ले गए हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन गया है, तो अब ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है। अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन गया है तो नेक्स्ट ईयर में सिर्फ नेक्स्ट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई है तो मैं इसको कुछ अलग तरीके से लिख देता हूं इजी वे में, कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर ये करंट ईयर का है तो ये सेट ऑफ किया जा सकता है, सेट ऑफ विथ करंट ईयर अदर इनकम्स। करंट ईयर की बात है तो ये करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, बट उसमें भी लिमिट है मैक्सिमम 2 लाख तक की। ठीक है, अगर बच गया, पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया, इसका करंट ईयर का करंट ईयर में सल्टारा नहीं हो पाया, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके ले गए, अगर अनएब्जॉर्ब्ड रहा तो ही, इफ अनएब्जॉर्ब्ड, अगर अनएब्जॉर्ब्ड रहा तो ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में। और कैरी फॉरवर्ड करने की टाइम लिमिट क्या है, 8 साल तक टाइम लिमिट है, 8 इयर्स तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ चुके हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन गया है। अगर ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होके आ गया है तो ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का बन गया है। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस सेट ऑफ हो सकता है, बट सिर्फ उस नेक्स्ट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम से ही। बात समझे? मतलब जिस ईयर से ये लॉस बिलोंग करता है, अगर हम उसको उसी ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ कराना चाहते हैं तो हो जाएगा, अदर इनकम से सेट ऑफ हो जाएगा अगर करंट ईयर का है तो। अगर ये ब्रॉड फॉरवर्ड कैटेगरी का है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से ही सेट ऑफ हो पाएगा। डिफरेंस समझ आ गया? ये है हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस का ट्रीटमेंट। नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आ गए, नेक्स्ट ईयर में मान लो मेरे हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम है ही नहीं नेक्स्ट ईयर में, तो अभी भी ये लॉस अनएब्जॉर्ब्ड ही पड़ा है, तो इसको मैं फिर थर्ड ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर लूं। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में फिर मेरे को हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम नहीं हुई तो फिर कैरी फॉरवर्ड कर लूं, मैं टिल 8 इयर्स तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। उसके बाद भी अगर बचा हुआ रह जाए तो वो लैप्स हो जाएगा, फिर उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। ठीक है,
हर बात की एक लिमिट होती है, तो गवर्नमेंट 8 इयर्स तक ही सेट ऑफ अलाउ करेगी। बात समझ आ गई? तो ये था हाउस प्रॉपर्टी हेड के लॉस का ट्रीटमेंट। अब आगे बात करते हैं। अब एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं आज, डीम्ड ओनरशिप। हमने चार्जिंग सेक्शन 22 में पढ़ा, एसएससी मस्ट बी ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एसएससी उस हाउस प्रॉपर्टी का, मकान का ओनर होना चाहिए, तभी हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल होगा। तो क्या एक्चुअल ओनरशिप होनी चाहिए? पढ़ने से तो लगा हाँ एक्चुअल ओनरशिप होनी चाहिए, लेकिन सेक्शन 27 कहता है कि अगर डीम्ड ओनरशिप है तो भी चलेगा। ओनरशिप कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी और हाउस प्रॉपर्टी हेड एप्लीकेबल हो जाएगा उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी जिसका एसएससी एक्चुअल ओनर नहीं है, डीम्ड ओनर है, और उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी एसएससी को ही टैक्सेबल होगी, भले ही वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर नहीं है, डीम्ड ओनर है। तो ये डीम्ड ओनरशिप कब कब मानी जाती है, ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, कुछ सिचुएशंस में एसएससी को डीम्ड ओनर माना जाएगा और उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उस एसएससी को टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं? फर्स्ट सिचुएशन है ट्रांसफर टू स्पाउस। एसएससी एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने स्पाउस को। स्पाउस मींस जीवन साथी, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। तो एक इंडिविजुअल ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की स्पाउस को, विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर की, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर की। मतलब विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन को हम क्या बोलते हैं? गिफ्ट। तो एक इंडिविजुअल ने हाउस प्रॉपर्टी दे दी अपने स्पाउस को एज गिफ्ट, ठीक है। या हम एक और बात यहां दे रखिए, विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ है। विदाउट एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, दोनों के बीच में तलाक वाली बात नहीं है। तो इस सिचुएशन को हम इस तरीके से बात करते हैं कि सपोज हस्बैंड है, हस्बैंड इस मकान का एक्चुअल ओनर है, ये मकान रेंटेड है, रेंटल इनकम आ रही है। हस्बैंड के ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनकम है बिजनेस वगैरह से, फिर ये हाउस प्रॉपर्टी हेड की भी इनकम उसको आ रही है। क्लास में मैंने फर्स्ट डे बताया था कि अगर किसी पर्सन को 10 लाख से ऊपर इनकम होती है तो जितना 10 लाख से ऊपर इनकम है उस पर टैक्स रेट क्या लगती है? कितनी लगती है? 30%, ठीक है। तो 30% टैक्स स्लैब में वो पर्सन आ रहा है। अब उसके दिमाग में क्या आएगा कि मेरे बिजनेस इनकम तो मेरे नाम की रहेगी, मैं यूं करता हूं ये हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे देता हूं। तो उसने हाउस प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट में दे दी, और अब उन प्रॉपर्टी के पेपर्स में एक्चुअल ऑनर कौन शो होगा? वाइफ शो होगी एक्चुअल ऑनर। बट यहां पर मान लो कि वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी के पेपर्स में वो एक्चुअल ऑनर हो गई हैं। वाइफ ने वो प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी और रेंटल इनकम वाइफ को ही मिल रही है और वही अपने पास रखती है, रेंटल इनकम हस्बैंड को नहीं देती हैं। ठीक है, मेरे वाइफ के भी इनकम होती है, वो मेरे को नहीं देती हैं। कहते हैं आपके ऑलरेडी ज्यादा इनकम है। तो रेंटल इनकम वाइफ ही अपने पास रख रही हैं। अब इस केस में सेक्शन 27 अप्लीकेबल हो जाएगा, और सेक्शन 27 क्या बोलता है कि इस मकान का डीम्ड ऑनर ट्रांसफरर को माना जाएगा। डीम्ड ऑनर
ट्रांसफरर है। अब इसमें ट्रांसफरर कौन है? हस्बैंड। हस्बैंड ट्रांसफरर है, तो ये रेंटल इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी दिमाग लगाता है कि हस्बैंड ने ऐसे क्यों किया, वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी गिफ्ट में क्यों दी, क्योंकि वो अपनी इनकम वाइफ में डाइवर्ट करना चाहता है ताकि उस पर टैक्स वाइफ दे। और वाइफ की वो अगर इनकम कंसीडर की जाती तो क्या होता, 2.5 लाख तक उस पर 0 टैक्स लगता। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स रेट लगती, तो टैक्स कम हो जाता ओवरऑल। अभी अगर वो ऐसा नहीं करता और ये इनकम उसी में ही शो होती तो वो 30% टैक्स स्लैब में आ रहा था। तो उसने टैक्स बचाने के लिए ये सब किया, ये कारनामा उसने इसीलिए किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी ये बात जानता है। तो इनकम टैक्स में क्या प्रोविजन बना दिया गया कि इस मकान का डीम्ड ओनर ट्रांसफरर कोई माना जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंटल इनकम जो वाइफ को रिसीव हो रही है ये स्टिल टैक्सेबल हस्बैंड को ही होगी। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है हमको बेवकूफ समझाए क्या? सेक्शन 27 हमने बना दिया है, हमने बना दिया टैक्स सेक्शन 27। अब ये रेंट किसको टैक्सेबल होगा? स्टिल हस्बैंड को ही टैक्सेबल होगा। तो बताइए कहां हुए हम बेवकूफ? हाँ हाँ जी, टैक्स की चोरी कहां हुई इस केस में? टैक्स बचाने के लिए ये प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट दी थी ताकि ये हस्बैंड को रेंट टैक्सेबल नहीं हो, बट गवर्नमेंट ने उसके इस कारनामे पर पानी फेर दिया, इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया और कहा कि ये रेंट हस्बैंड को ही टैक्सेबल होगा। हाँ, इनका कहना है अगर वाइफ से एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे तो क्या होगा? तो फिर वो रेंट वाइफ को ही टैक्सेबल होगा। लेकिन इन सिचुएशन में एक बात और पता है क्या होगी, जब हस्बैंड वाइफ से एडिक्वेट कंसीडरेशन चार्ज करके ये हाउस प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर करेगा तो हस्बैंड को हो जाएगा वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर कैपिटल गेन, उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, फंदे हमने कहीं बना के रखे हैं, गवर्नमेंट फंदा पहनाने को तैयार बैठी है आपको। नहीं, गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 27 बनाते वक्त ये प्रोविजन इस तरीके से ड्राफ्ट किए, ये मानते हुए, मतलब गवर्नमेंट का माइंडसेट इस तरीके से रहा ये प्रोविजन बनाते वक्त। ठीक है, अब बन चुके हैं प्रोविजन, तो ये इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। स्कूल, हाउस प्रॉपर्टी, हाँ ठीक है, हाँ हम पढ़ेंगे, उसमें एक चैप्टर और आएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में क्या होगा, किसी दूसरे पर्सन की इनकम एसएससी में जोड़ दी जाएगी और वो उसकी इनकम मानी जाएगी, एसएससी की इनकम मानी जाएगी। तो वो प्रोविजंस भी आगे पढ़ने बाकी हैं, वो भी काम करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोविजन यहां दे रखा है। ये डीम्ड ऑनर फिर किसको माना जाएगा? ट्रांसफरर को माना जाएगा। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? रेंटल इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। ठीक है, फिर ट्रांसफर किया गया माइनर चाइल्ड को, हाउस प्रॉपर्टी एसएससी इंडिविजुअल है, उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने माइनर चाइल्ड को। माइनर चाइल्ड में दोनों कवर्ड है, सन हो चाहे डॉटर हो। ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसीडरेशन और इन एडिक्वेट कंसीडरेशन, इट मीन्स गिफ्ट। तो एसएससी इंडिविजुअल है, उसने गिफ्ट के तौर पर अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की। तो डीम्ड ऑनर किसे माना जाएगा? स्टिल ट्रांसफरर को ही माना जाएगा। इसका मतलब रेंट भले ही माइनर चाइल्ड रिसीव करे, बट वो रेंट स्टिल किसको टैक्सेबल होगा? ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगा।
अब यहां एक और बात दे रखी है कि ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर, इलीगल होने का मुद्दा मत उठाना। बाल विवाह होते हैं, दूसरे कानूनों से हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो इनकम पर टैक्स लेने के लिए बैठे हैं जी। इनकम है तो टैक्स है। हाँ, इस केस में कौन करेगा? अभी हमने क्या कहा कि अगर एक इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे देता है, वो ट्रांसफरर है, उसने ट्रांसफर कर दी माइनर चाइल्ड को, तो डीम्ड ऑनर किसको माना जाएगा? ट्रांसफरर को माना जाएगा। फिर ब्रैकेट में नीचे दे रखा है कि ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा अगर ट्रांसफर किया गया है माइनर मैरिड डॉटर को। तो क्या होगा? ट्रांसफरर को ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, उसे डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। तो फिर उस रेंटल इनकम पर टैक्स कौन देगा? माइनर मैरिड डॉटर खुद टैक्स देगी। माइनर मैरिड डॉटर खुद टैक्स देगी। मैं पहले ही दिन बता चुका हूं, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है जो माइनर पर एप्लीकेबल नहीं होता है। इनकम टैक्स एक्ट माइनर पे भी एप्लीकेबल होता है। टैक्स लायबिलिटी कम होती है या नहीं होती है, हमको इन प्रोविजंस के हिसाब से ही बात करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को ध्यान में रखते हुए ये किया होगा कि अगर डॉटर सिर्फ माइनर है, अनमैरिड है, तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट लगेगा और ये इनकम किसको टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर को। लेकिन अगर वो माइनर डॉटर मैरिड है तो फिर ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा, डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट तब अप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में माइनर मैरिड डॉटर को टैक्स देना होगा। हाँ, इनका कहना है अगर माइनर को ट्रांसफर नहीं करें, मान लो मेजर चाइल्ड को मेजर सन या मेजर डॉटर को ट्रांसफर किया जाए, तो फिर ये उन्हीं की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उसका रेंट है तो उन्हीं को ही टैक्स देना है। समझे? किसका इनकम? अगर इनकम होगी तो टैक्स उसको देना पड़ेगा। इनकम अगर रेंट नहीं है तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा। बट डीम्ड ऑनर किसको माना जाएगा? ट्रांसफरर को माना जाएगा। बट माइनर मैरिड डॉटर के केस में ट्रांसफरर को डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 3, ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी एओपी टू whom a house property allotted or leased under house building scheme of such cooperative society company AOP। क्या बोल रहे हैं कि एसएससी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, कंपनी में, एओपी में मेंबर है, उसकी कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत उसको हाउस प्रॉपर्टी या तो अलॉट की है या लीज पर दी है। तो इस सिचुएशन में उस हाउस प्रॉपर्टी का ऑनर किसको माना जाएगा? उस मेंबर को माना जाएगा डीम्ड ऑनर, या उस लेसी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा? इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। सपोज एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने 7 मेंबर बनाए, 7 मेंबर्स। उन मेंबर्स को बोला पैसा लाओ, आप जो पैसा लाओगे उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी लैंड परचेस करेगी और उस पर खर्चा भी, कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उठाएगी। तो पेपर्स में उस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन होगा? चूंकि लैंड भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से परचेस की गई और उस पर कंस्ट्रक्शन का खर्चा भी मीट आउट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने किया, तो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर एज पर प्रॉपर्टी पेपर्स कौन होगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट
उस बिल्डिंग में फंड एक्चुअली किसका इन्वेस्टेड है? मेंबर्स का। पैसा तो मेंबर्स ही लाए, ठीक है, बट उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसके नाम से हुई? कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हुई। तो कागजों में तो ऑनर कौन दिख रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट हाउस प्रॉपर्टी हेड का ये सेक्शन 27 कहता है कि उस मेंबर को ऑनर माना जाएगा, डीम्ड ऑनर। फिर उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी उस मेंबर को टैक्सेबल होगी। मतलब हम डी फैक्टो ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। डी फैक्टो का मतलब क्या? एक्चुअल। पैसा किसका लगा है? प्रॉपर्टी में पैसा तो मेंबर का लगा है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या किया है? वो हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके मेंबर को ही अलॉट कर दी है, या मेंबर को लीज पे दे दिए। दो बातें, या तो मेंबर को अलॉट कर दिए या फिर मेंबर को लीज पे दे दी है। तो ये प्रॉपर्टी का ओनर कौन माना जाएगा? मेंबर या लेसी? मेंबर ही लेसी हो जाएगा अगर मेंबर को लीज पे दिया तो इस सिचुएशन में मेंबर को डीम्ड ओनर माना जाएगा या लेसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। थर्ड पॉइंट समझ आ गया? पहला था ट्रांसफर टू स्पाउस, दूसरा ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, तीसरा था कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या एओपी अपने मेंबर को हाउस बिल्डिंग स्कीम के तहत हाउस प्रॉपर्टी अलॉट करे या लीज पर दे तो मेंबर और लेसी को डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर एक और एक्ट अप्लीकेबल होता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। उसमें सेक्शन 53A दे रखा है। सेक्शन 53A में जो ट्रांजैक्शन कवर्ड हैं, अब समझना पड़ेगा कि उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कौन सा ट्रांजैक्शन सेक्शन 53A में कवर्ड है। तो उस कानून के सेक्शन 53A में चलते हैं, समझते हैं वो ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो मैंने नीचे सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लिख दिया है। इसमें क्या बोला है कि ये 53A अप्लीकेबल होने की कुछ कंडीशंस हैं। प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है फॉर कंसीडरेशन, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कंसीडरेशन के लिए होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है राइटिंग में होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर सेलर के साइन होने चाहिए या उसके बिहाफ पर अदर पर्सन भी साइन कर सकता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। सबसे खास बात तो अब आ रही है, पॉइंट नंबर E और F। सबसे खास पॉइंट तो ये है, इसमें क्या बोल रहे हैं? ट्रांसफरी ने पोजीशन ले लिया है और ट्रांसफरी हैज परफॉर्म्ड और इज रेडी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट। मुझे पता है बात समझ आई नहीं है, मेरे को एग्जाम्पल से ही बताना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल से ही बताता हूं। चलिए, सपोज एक मिस्टर ए है, इसने मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया। एग्रीमेंट टू सेल कि मैं आपको ये हाउस प्रॉपर्टी जो है सेल करूंगा, और सेल कंसीडरेशन दोनों के बीच में फिक्स हुआ 10 लाख। सपोज दोनों के बीच में एग्रीमेंट टू सेल हुआ, 10 लाख सेल कंसीडरेशन फिक्स हो गया। अब मिस्टर ए ने इस हाउस प्रॉपर्टी की चाबियां जो है मिस्टर बी को दे दी और बोला अभी मैं कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों तक बिजी हूं, कुछ दिनों बाद मैं आपके नाम से रजिस्ट्री करवा दूंगा। ठीक है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट चलेंगे अपन और रजिस्ट्री करवा लेंगे आपके नाम में, तब प्रॉपर्टी एक्चुअली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मिस्टर बी ने क्या इस मकान का पोजीशन ले लिया? यस, मिस्टर बी टेक्स पोजीशन। मिस्टर बी ने इस मकान का पोजीशन ले लिया है। अपने मारवाड़ में कहावत है, कब्जा सच्चा बाकी सब झूठा।
बोलते हैं पोजीशन ले लिया है मिस्टर बी ने, रजिस्ट्री अभी तक मिस्टर बी के नाम से नहीं हो पाई है, प्रॉपर्टी के पेपर्स में स्टिल ऑनर मिस्टर ए शो हो रहा है, बट मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया है और एक लास्ट कंडीशन और लिखी थी, उसने अपना ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट परफॉर्म कर दिया है। इट मींस उसने पेमेंट कर दिया है मिस्टर बी। अब दो बातें इसमें, मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी का 3 बातें लिख रहा हूं मैं। पोजीशन ले लिया है, पहली सिचुएशन नंबर 1, हो सकता है कि अभी तक कुछ भी पैसा नहीं दिया गया है, इवन कोई एडवांस ही नहीं दिया है, नो एडवांस। मिस्टर बी ने कोई एडवांस भी नहीं दिया है, तब भी मिस्टर ए ने उसको प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया है। दूसरी सिचुएशन, मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी का पार्ट एडवांस पार्ट पेमेंट कर दिया है। तीसरी सिचुएशन, मिस्टर बी ने इस प्रॉपर्टी का फुल पेमेंट ही कर दिया है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, मिस्टर बी को पोजीशन मिल गया है, ये हम देखेंगे। और हम ये देखेंगे क्या मिस्टर बी ने अपना पेमेंट कर दिया है या वो पेमेंट करने को तैयार है, ही इज रेडी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट। या तो उसने पेमेंट कर दिया है या पेमेंट करने को तैयार है। तो आपकी चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे उसने एडवांस दिया था, नहीं दिया था, पार्ट एडवांस दिया था या फुल पेमेंट कर दिया है, तो वो या तो पेमेंट करने को तैयार है या वो पेमेंट कर चुका है। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई अगर हो, रजिस्ट्री अभी तक बी के नाम से नहीं हुई है, बट अगर ये सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसका डीम्ड ऑनर फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड ओनली, डीम्ड ऑनर किसको माना जाएगा? ट्रांसफरी को, बी को, ट्रांसफरी को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहां दे रखी है। तो कंडीशंस क्या है? ट्रांसफर हुआ कंसीडरेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में था, सेलर के सिग्नेचर हो गए या उसके बिहाफ पर किसी अदर पर्सन ने सिग्नेचर कर दिए हैं, और ये मैटर है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। ट्रांसफरी ने पोजीशन ले लिया है ये, और ट्रांसफरी ने अपना ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट कंप्लीट कर लिया है या वो अपना ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट कंप्लीट करने के लिए रेडी है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो डीम्ड ऑनर ट्रांसफरी को माना जाएगा। टू होम, जिसको प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल चुका है बट टाइटल डीड्स अभी तक ट्रांसफरी के नाम में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, तो प्रॉपर्टी अभी तक ट्रांसफरी के नाम में भले ही रजिस्टर्ड नहीं है बट ट्रांसफरी को पोजीशन मिल चुका है, तो फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड डीम्ड ऑनर ट्रांसफरी को माना जाएगा। बात समझ आ गई? सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए उसको डीम्ड ऑनर माना जाएगा। फिर एक और केस पढ़ते हैं डीम्ड ऑनरशिप का, एक और केस। इन केस ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, इन केस ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, इम्पार्टिबल एस्टेट क्या होता है? एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो बिक नहीं सकती, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्ट विथ, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्ट विथ, पास में लिख दीजिए, प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी पार्ट विथ, जिसको बेचा नहीं जा सकता नॉर्मल वे में। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर है जिसके मान लीजिए एक बहुत बड़ी हवेली है, उसके 4 बेटे हैं, चारों के चारों नालायक हैं और वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं अपने फादर के मरने का।
उनके हिसाब से सोचा जाए कि कब वो शुभ घड़ी आएगी, कब वो शुभ दिन आएगा कि जब उनके फादर की डेथ हो जाएगी और ये प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, वो पहले से प्लानिंग कर रहे हैं आपस में कि ये प्रॉपर्टी अपन बेच देंगे, जो भी पैसा मिलेगा अपन बांट लेंगे। ठीक है, फादर को उनके इस इंटेंशन का पता है। फादर ने वकील को बुलाया, बोला वसीयत लिखो मेरी, वसीयत लिखो मेरी, क्योंकि ये मेरे बेटे हैं तो मैं इनके साथ इतनी नाइंसाफी तो नहीं करूंगा कि ये प्रॉपर्टी मैं किसी और के नाम कर दूं। ये प्रॉपर्टी है तो इन्हीं की, बट ये बेचने की बात कर रहे हैं। ये हमारा पुश्तनी मकान है, मैं नहीं चाहता कि इसे कोई बेच पाए, और बेच लेंगे तो सारा पैसा इनको मिल जाएगा और ये खर्च कर लेंगे, तो इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं रहेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद इनको कोई दिक्कत हो। तो वसीयत बनाओ और उसमें लिखो कि मेरी ये प्रॉपर्टी इन चारों की है, बट वसीयत में एक नॉन ऑब्स्टेकल क्लॉज डाल दो। नॉन ऑब्स्टेकल क्लॉज क्या होता है कि ये चारों मिलकर भी म्यूचुअल कंसेंट से भी चाहें तो मेरे मरने के बाद ये प्रॉपर्टी बेच ना सके। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है इनकी, बट ये म्यूचुअल कंसेंट के बाद भी बेच नहीं सकते। अगर विल में ऐसा पॉइंट डाला गया है तो उसे नॉन ऑब्स्टेकल क्लॉज कहा जाता है। अब ये प्रॉपर्टी बन गई इम्पार्टिबल एस्टेट। फादर की डेथ के बाद भी ये बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्या ये हमेशा ही इम्पार्टिबल एस्टेट बनी रहेगी? जब तक इन चारों बेटों में से एक भी जिंदा है तब तक ये इम्पार्टिबल एस्टेट बनी रहेगी, कोई भी बेच नहीं पाएगा। उन चारों बेटों के मरने के बाद उनकी जो औलादें होंगी वो बेच पाएंगी। ठीक है, तो अब फादर की डेथ के बाद उनको ये सब पता पड़ा, वकील ने बताया। अब उनको अकल आ गई कि नहीं अब कमाना चाहिए, तो उसमें से 4 बेटों में से 3 जो हैं अपने बिजनेस के लिए दूसरी सिटीज में चले गए, कमाने लग गए, और छोटा वाला जो सबसे ब्रदर था उसको बोला इस प्रॉपर्टी की देखरेख करना, इस प्रॉपर्टी की देखरेख करना। या मान लो चारों चले गए और उनके यहां एक नौकर था रामू। ठीक है, उसको प्रॉपर्टी हाल फिलहाल संभालने के लिए दे दी, तो रामू हो गया इस प्रॉपर्टी का होल्डर। एक्चुअल ऑनर तो वो चारों हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए डीम्ड ऑनर माना जाएगा इस होल्डर को, और होल्डर सिर्फ इंडिविजुअल एचएफ हो सकता है। ठीक है, तो अब रामू ने वो प्रॉपर्टी कुछ पोर्शन किराए पे दे दी, कुछ पोर्शन में वो खुद रहता है। वो किराए की इनकम रामू को टैक्सेबल होगी। क्यों? रामू इस प्रॉपर्टी का होल्डर है और होल्डर को डीम्ड ऑनर माना जाएगा। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, रामू ने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया। हाँ, अभी तो बात की मैंने कि रामू अगर इस प्रॉपर्टी को लेट आउट कर देता है, रेंटल इनकम रामू को टैक्सेबल होगी, क्योंकि रामू इस प्रॉपर्टी का होल्डर है। इनका कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या पता पड़ेगा। देखिए, ऐसे तो मैं कहूं कि मेरी जो इनकम है एक्चुअल 25 लाख के ऊपर जाती है एनुअल। अब मैं नहीं मैं नहीं बताता कि मेरी इनकम, मैं तो 7 लाख तक ही बताता हूं। अब इनकम, इनका कहना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता नहीं पड़ेगा। ठीक है, जिस दिन पता पड़ गया मेरा सारा खाया पिया निकाल देंगे।
अपना ये जो ट्रांजैक्शन इसकी बात करें, एक्चुअल ऑनर प्रॉपर्टी के पेपर्स में कौन है? वो चारों भाई है। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने नौकर रामू को प्रॉपर्टी संभला दी और बोला कि इस प्रॉपर्टी का ध्यान रखना और इस प्रॉपर्टी के कनेक्शन में जो भी टाइम पर डिसीजन लेना पड़े, नॉर्मल डिसीजन, वो लेते रहना और हम तुमको लेट आउट करने का पावर देते हैं। तुम चूंकि ध्यान रखोगे प्रॉपर्टी का, तो किराए की इनकम भी तुम अपने पास रखना। तो होल्डर मिस्टर रामू, उसको डीम्ड ऑनर माना जाएगा ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड, और किसी कानून के लिए नहीं। ठीक है। अगर चारों भाइयों ने प्रॉपर्टी लेट आउट की तो भी डीम्ड ऑनर होल्डर को माना जाएगा। यस, रामू को टैक्सेबल हो जाएगा। अब रामू सोच ले कि प्रॉपर्टी संभालनी है कि नहीं संभालनी है। रेंट तो वो चारों मंगा लेते अपने पास और फंसा दिया रामू को। अब रामू को फंसना है कि नहीं वो सोच ले। रामू को बलि का बकरा बनना है नहीं बनना है वो सोच ले। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लीज फॉर एटलीस्ट 2 years, 12 लीज फॉर एटलीस्ट 12 years। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, कम से कम 12 साल की लीज पर लेसी प्रॉपर्टी लेता है लीज पर। तो लेसर, सपोज ए बी, 2 पर्सन है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ये प्रॉपर्टी लीज पर दी है। कितने साल के लिए दी है? कम से कम 12 साल के लिए। इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ओनर कौन है? ए। लेकिन चूंकि बी ने ये प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल के लिए लीज पर ली है, तो डीम्ड ऑनर बन गया मिस्टर बी। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए डीम्ड ऑनर बी को माना जाएगा। ठीक है। अब अगर बी जो है इस प्रॉपर्टी को आगे सबलीज पर दे देता है, सबलेट कर देता है, ठीक है, सबलेट कर देता है, तो सपोज कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। बी को सी से रेंट मिल रहा है। बी को सी से जो ये रेंट मिल रहा है, चूंकि बी इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर हो गया, तो अब जो मिस्टर बी को सी से जो रेंट मिल रहा है वो ड्यू टू सेक्शन 27 बी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। अब फर्स्ट डे मैंने जो एक बात बोली उससे मैं थोड़ा सा डिविएट हो गया हूं। क्या मैंने कहा था? एसएससी ऑनर होना चाहिए। अगर वो खुद प्रॉपर्टी लेता है किराए पे, फिर आगे सबलीज पे दे देता है, सबलेट कर देता है, तो सबलेटिंग का रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ओनरशिप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो लीज पर लिया, आगे सबलेट कर दिया, लेट आउट, मतलब लेट आउट करके लिया हमने किसी और पार्टी से, फिर सबलेट कर दिया। तो सबलेटिंग से जो इनकम मिल रही है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ऐसा हमने फर्स्ट डे पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल ऑनर से अगर मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी ली है, मतलब मैंने उससे किराए पर मकान लिया है और वो लीज पीरियड एट लीस्ट 12 years है अगर, तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब मेरे को भी, मैं एक्चुअल ऑनर नहीं हूं, बट मेरे को भी क्या माना जाएगा? डीम्ड ऑनर माना जाएगा। अब मैंने जो सब इस पर दी आगे, उस सबलेटिंग से मेरे को जो इनकम मिलेगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी। मुद्दा एटलीस्ट 12 years की लीज का है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अगर ये सपोज बी को 10 साल की ही लीज पर दिया गया होता और बी आगे सी को 10 साल के लिए ही लीज पर देता, तो इस सिचुएशन में बी को सबलेटिंग से इनकम होती। देखिए इस सिचुएशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। बी देगा रेंट ए को, ए तो एक्चुअल ऑनर है, तो ये रेंट उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा, सेक्शन 22 लगेगा। बी
ने सबलेट किया, लेकिन बी ने क्या ये प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल लीज पर ली? क्या नहीं ली। तो इस सिचुएशन में बी को जो सी से रेंट मिलेगा वो सबलेटिंग का रेंट है, तो बी को वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? मैंने बताया था या तो सेक्शन 28 मतलब बिजनेस हेड, या फिर सेक्शन 56 अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगा। तो या तो, और बिजनेस हेड को हम शॉर्ट में पीजीबीपी हेड बोलते हैं। पीजीबीपी और अदर सोर्सेस हेड को आईएफओएस। इस सिचुएशन में सी से जो रेंट बी को मिल रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी ने ए से 10 साल के लिए लीज पे ली है। लेकिन अगर ये 12 साल पीरियड होता, 12 साल होता इधर, तो सीन चेंज हो जाता। आगे बी जो है सी को सबलेट कितने भी साल के लिए करे, 10 साल 5 साल कितने भी साल के लिए करे, बी के लिए हेड बदल जाएगा। अब बी इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर हो जाएगा। डीम्ड ऑनर हो जाएगा तो दोनों सेक्शन साथ लग जाएंगे, सेक्शन 27, 22 और 27, और बी को सी से जो रेंट मिलेगा वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर पॉइंट या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही है। मैं दो बातें बोल रहा हूं कि हम चेक किसके एंगल से करेंगे? मुद्दा है बी के एंगल से चेक करना है। बी ने ए से अगर कम से कम 12 साल की लीज पर प्रॉपर्टी ली है और आगे सबलेट किया है, उसको सी से जो रेंट मिल रहा है वो रेंट बी को टैक्सेबल जब होगा, चूंकि बी ने ये प्रॉपर्टी ए से कम 12 साल की लीज पे ली है, तो बी को सी से जो रेंट मिलेगा सबलेटिंग का रेंट, वो बी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। क्यों? बी इस केस में इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाएगा। लेकिन अगर यहां 12 साल की जगह 10 साल ही हो, 10 इयर्स, तो बी ने ये प्रॉपर्टी ए से 10 साल के लिए लीज पे लिए, तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट बी के लिए नहीं लगेगा। अब बी ना तो इस मकान का एक्चुअल ऑनर है, न ही वो डीम्ड ऑनर कंसीडर होगा। तो इस सिचुएशन में बी को जो सी से किराया मिलेगा वो सबलेटिंग का रेंट है वैसे, और वो कहां टैक्सेबल होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो टैक्सेबल नहीं होगा। फिर कहां टैक्सेबल होगा? या तो पीजीबीपी हेड में या अदर सोर्सेस हेड में। मुद्दा सारा का सारा यही है कि बी के एंगल से ट्रांजैक्शन को देखना है। बी ने ए से क्या ये प्रॉपर्टी कम से कम 12 साल की लीज पे ली है, तो बी इस मकान का डीम्ड ऑनर है। अब बी को सी से जो किराया मिलेगा वो उसको हाउस प्रॉपर्टी हेड पे टैक्सेबल होगा। बात समझ आ गई? हाँ, नहीं मैम, उसके लिए नहीं है। हर पॉइंट आपस में इंडिपेंडेंट है। यहां पर टोटल 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 के 6 पॉइंट इंडिपेंडेंट सिचुएशंस हैं। दोनों को सबको आपस में मर्ज नहीं करना है, ठीक है? तो ये दे रखा है यहां पर, ए पर्सन हु एक्वायर्स any right with respect to a building or part thereof under section 269 UA of income tax act। और जब हम इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 269 UA पढ़ते हैं उसके अंदर ये बोल रखा है ए लीज फॉर एटलीस्ट 12 इयर्स। तो ऐसा लेसी जिसने कम से कम 12 साल की लीज पर प्रॉपर्टी ली है, दी है नहीं देखना है, ली है, जिसने कम से कम 12 साल की लीज पर प्रॉपर्टी ली है, ऐसा लेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए। तो लेसी को वो सबलेटिंग वाली इनकम भी क्या होगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। 12 साल बाद लीज पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर्टी सब लीज पीरियड खत्म, तो क्या होगा? ये प्रॉपर्टी वापस एक ही है सिर्फ। अब ए या तो दोबारा लीज पर दे, नया लीज डीड लिखा जाए,
बी के लिए ही, या ए फ्री है अब वो बी को दोबारा सब लीज पर, बी को लीज पर देना चाहता है या किसी नई पार्टी को देना चाहता है, वो फ्री है। नहीं, 12 साल का लीज पीरियड खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी दोबारा ए के पास चली गई, तो 12 साल बाद बी इस मकान का डीम्ड ऑनर नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ उन्हीं 12 साल के लिए डीम्ड ऑनर है। ठीक है। एक हमने पढ़ा था ट्रांसफर टू स्पाउस और ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड। ट्रांसफर क्या किया गया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, दोनों सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई। ठीक है, तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट एप्लीकेबल हो गया दोनों ही सिचुएशन में। मैंने सिचुएशन बताई कि हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी दी, या मान लो फादर ने अपने माइनर चाइल्ड को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी। हमने इतना पॉइंट डिस्कस कर लिया। अब इससे आगे की बात, अगर ट्रांसफरर ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बजाय इनको मनी ट्रांसफर की और इन्होंने मनी का यूटिलाइजेशन हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया, अब इस हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिल रही है, तो क्या होगा, डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट्स में लिखा गया था अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई हो तो, चूंकि इस सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बजाय मनी ट्रांसफर की गई है, तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा, डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक हम और चैप्टर पढ़ेंगे क्लबिंग प्रोविजंस, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। और क्लबिंग प्रोविजंस भी यही बोलते हैं, उसमें भी सेम बात लिखी है, क्या कि ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम ट्रांसफरर को क्लब की जाएगी, जोड़ी जाएगी। इनकम क्लबिंग का मतलब क्या, वो इनकम दूसरे पर्सन की बट एसएससी की इनकम में जोड़ी जाएगी, इसको हम बोलते हैं क्लबिंग करना। तो ट्रांसफरर की इनकम में क्लब होगी। इसका मतलब तो ये हुआ, ये डीम्ड ऑनरशिप वाला भी पॉइंट क्या बोलता है, ये ट्रांसफरर को टैक्सेबल होगी, और क्लबिंग प्रोविजंस क्या बोलते हैं, ट्रांसफरर को ही टैक्सेबल होगी। इसका मतलब एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में दो बातें अलग अलग जगह कही गई हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट लगेगा, और अगर मनी ट्रांसफर की गई है तो क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे। चाहे सेक्शन 27 लगे डीम्ड ऑनरशिप का पॉइंट या क्लबिंग प्रोविजंस, बट दोनों का इफेक्ट सेम है। दोनों ही सिचुएशन में ये इनकम टैक्सेबल ट्रांसफरर को ही होगी। बात समझ आ गई? ये था डीम्ड ओनरशिप का पॉइंट। ये बात यहाँ नीचे दे रखी है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बजाय मनी ट्रांसफर की गई और वह मनी यूटिलाइज करके ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, सेक्शन 27 तो नहीं लगेगा, बट क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लबिंग चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी बातें, या आ जाइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ, क्वेश्चन 28 में डाउट है। हाँ, क्वेश्चन 28 में डाउट है, बोलिए क्या डाउट है? स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, हाँ दे रखा है। एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा है क्या आपको? कहां दे रखा है बताइए? एक्सपेक्टेड रेंट तो हमको निकालना पड़ रहा है। हाँ, एक मिनट, मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को पर मंथ बेसिस पे लाके भी चेक करो। क्या पता लगाने के लिए कि एक्चुअल रेंट अदर रीजन की वजह से भी कम है क्या? आप वो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट समझ आ गया। एक्चुअल रेंट कितना है? 92,000, ठीक है। ये कितने महीने का है? ये 10 मंथ्स का है।
एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेते हैं हम, एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लेते हैं, ये तो सही है। एक्सपेक्टेड रेंट हम 12 महीने का लेते हैं, तो चूंकि ये 12 महीने का है, अब एवरेज करके देखो कि आपका 92,000 आ रहा है, ये कितने महीने का है, डिवाइड बाय 10 मंथ्स, ठीक है, डिवाइड बाय 10 मंथ्स, तो आपका पर मंथ बेसिस पर अमाउंट कितना आया, 9,200। और आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, ये 12 महीने का है क्या, ये 12 महीने का है, तो 1,00,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने कितना आया, 8,333। इतना समझ आ गया, वर्किंग समझ आ गई, हाँ टोटल पे लेना पूरा, वर्किंग समझ आ गई, ऐसे कैलकुलेट करना है। अब इसमें चेक क्या करना रहा, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है क्या ड्यू टू अदर रीजन, एक्चुअल रेंट कम है ही नहीं पर मंथ बेसिस वाला, तो अदर रीजन नहीं है, अदर रीजन नहीं है, तो साबित हो गया। अच्छा वैकेंसी है क्या, बोलो, वैकेंसी है, वैकेंसी के केस में हम क्या करते हैं बताइए, अब एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, और क्या वैकेंसी की वजह से कम है, अदर रीजन की वजह से तो कम नहीं है, ये साबित हो गया कि नहीं, ये साबित हो गया, अदर रीजन की वजह से तो कम नहीं है एक्चुअल रेंट। अब दूसरा मुद्दा, क्या वैकेंसी की वजह से कम है, कम है, तो जब एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से कम होता है तो हम एक्चुअल रेंट को मान लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्लियर, चलिए अब हाँ प्रॉब्लम नंबर 29, हाँ प्रॉब्लम नंबर 29 में क्या कहाँ दिक्कत है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है, अच्छा हाँ हो सकता है मिस्टेक हो क्वेश्चन में, आप लिख लीजिए क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट लिख दीजिए, म्युनिसिपल वैल्यू आपने लिख दी, म्युनिसिपल वैल्यू के बाद आप यहां पर लिख दीजिए स्टैंडर्ड रेंट 1 लाख है। हाँ अब अगर हम माने कि नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नील, नॉट एप्लीकेबल, क्या इफेक्ट पड़ता, नॉट एप्लीकेबल लिखते आप, नॉट एप्लीकेबल लिखते तो उस सिचुएशन में आपका एक्सपेक्टेड रेंट चेंज हो जाता, क्या क्या हो जाता, जेड वैल्यू ही बन जाता आपका एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, तो वो 1,00,000 कितना हो जाता, 1,20,000 हो जाता, 1,20,000 हो जाता, एक्चुअल रेंट 1,20,000 है, तो फाइनली कोई इफेक्ट आता नहीं, बट सही है, इनका कहना सही है, आपने लिखा है स्टैंडर्ड रेंट सॉल्यूशन में, तो क्वेश्चन में तो होना चाहिए, तो लिख लीजिए स्टैंडर्ड रेंट है 1 लाख, ठीक है। हाँ और कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, हाँ क्वेश्चन नंबर 23 जॉइंट ओनरशिप वाला क्वेश्चन है, हाँ इसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक 25,000, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड, ठीक है, हमको सिर्फ इतना ही बोला, प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो जब ऐसा नहीं दे रखा हो हम पीसीपीआई एज्यूम नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में सारा का सारा करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट है 25,000, इसमें से 25,000 इंटरेस्ट है, इसमें से एक्चुअली पेड 21,000 हुआ, तो एक्चुअली पेड हुआ कि नहीं हुआ उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिलता है, तो आपका इंटरेस्ट ड्यू कितना है
उस 25,000 उसमें से एक्चुअली पेड भले ही आपने 21,000 किया, बट चूंकि इंटरेस्ट का डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिल जाता है तो पूरा का पूरा 25,000 अलग होगा। तो वो वाला 25,000, ठीक है। फिर आगे एक और बात बोली, इसी लोन को रीपे करने के लिए एक फ्रेश लोन और लिया गया, उस पर इंटरेस्ट है 5,000। मैंने पहले ही बताया, अगर पुराने लोन को रीपे करने के लिए आप नया लोन लेते हो और नए लोन के पैसे से आप पुराना लोन रीपे कर लेते हो, तो वो नया लोन पुराने लोन की कैपेसिटी में आ जाएगा और उस नए लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा। तो ये 5,000 नए लोन का इंटरेस्ट है, ये भी अलाउ हो जाएगा। बट हाँ, वो पैनल इंटरेस्ट जो था ना 450, वो पैनल नेचर का इंटरेस्ट है, वो क्या इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है। मनी लेंडर क्या करता है, बोलता है इंटरेस्ट का पेमेंट मेरे को टाइम से करना, नहीं करोगे तो क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो वो पैनल नेचर का इंटरेस्ट हुआ, वो अलाउ नहीं होगा। समझ आ गई बात? चलिए अब आप होमवर्क नोट करें। होमवर्क नोट करें। क्वेश्चन नंबर 25 ये करना है। क्वेश्चन नंबर 24 ये करना है। ट्वेंटी 27 तो मैं कराऊंगा। ठीक है, इतना ही करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे कल समझेंगे।